बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट में अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। जितने भी शहर भर के, दुनिया भर के वीआईपी लोग थे, वे उस वक्त उस शादी में मौजूद थे। और अरमान सिंघानिया उस वक्त शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन के इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में उसका फोन था। साथ साथ उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे। सभी लोग जो कि उस वक्त शादी में आए हुए थे, अरमान सिंघानिया को देखकर इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी इस बंदे को काम से फुर्सत नहीं है। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस तो यही है और उसके ऊपर कितनी ही सारी जिम्मेदारियां हैं। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इस बात के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि अगर वह चाहे तो शहर भर की एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार थीं, क्योंकि उसके जितना अमीर और डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं था। तभी पंडित जी की वहाँ एक आवाज गूंजती है, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगती है ताकि वह वहाँ से दुल्हन को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही वह दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ती है, दुल्हन के पापा तुरंत उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर वह उन्हें टाल देते हैं और वापस से उन्हें नीचे शादी के मंडप की ओर भेज देते हैं। तभी उन सब लोगों में से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक इंसान बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया यह शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, दादाजी आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका कम खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसके जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का अहंकारी अंदाज और बर्ताव पूरे शहर से छुपा नहीं था। अरमान जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया से पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भारी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरमान को लड़कियों से एक तरह से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने खास रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसका भरोसा हर चीज पर से उठ चुका था। इसलिए प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसके बदौलत अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका था। और उसी के बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर की बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्रीज थी। वेल, अब जैसे ही बिना दुल्हन के वह औरतें वापस आईं, आलोक जी को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वह बिना किसी को भनक लगे उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वह वहां गए, उन्होंने देखा कि उस कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना किसी दरवाजे पर दस्तक दिए वह तुरंत अंदर चले गए। और जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी ने यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। अब जैसे ही आलोक जी ने यह देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही आलोक जी की रोबदार आवाज वहां गूंजी, सभी हैरानी से आलोक जी को देखने लगे और वह लड़की जिसके हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था, वह बुरी तरह से रो रही थी। तभी आलोक जी कहने लगे, यह लड़की कौन है और इसको आप इस तरह से क्यों मार रहे हैं? और प्रियंका कहाँ है? और क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। बोलिए, जवाब दीजिए, प्रियंका कहाँ है? अब मनोज जी और साथ ही साथ मनोज जी की पत्नी सीमा जी
दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हमें माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ मौजूद नहीं है। अब मनोज जी ने जैसे ही हाथ जोड़कर आलोक जी से माफी मांगी, उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वह कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम? शायद भूल रहे हो तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो, तो तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो इस वक्त इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी हमारे बिजनेसमैन मौजूद हैं और तुम हमें कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने यह कहा, मनोज की पत्नी सीमा आगे आई, कहने लगी, मैं बताती हूँ सर, क्या बात है, हम तो आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे और इसीलिए हमने गांव से हमारी ये नंद की बेटी को भी बुला लिया था। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मारे गए थे, क्योंकि यह गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सास के साथ रहती है, तो हमने सोचा कि यह शादी में आएगी तो शादी के कुछ फंक्शन में हाथ बटाएगी तो सही रहेगा। और इसने काम भी किए, हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और घर के सारे काम किए। लेकिन आज जब हमने प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वह तो भाग गई है। हमें पूरा का पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर मनोज और साथ ही साथ उसकी पत्नी सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। आस्था रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलत फहमी हुई है। मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए यहाँ इस कमरे में आई, प्रियंका दीदी उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वह रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही यह शादी जरूर करेंगे। अगर आज यह शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा सिंघानिया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बिजनेस पर, अपनी फैमिली पर वह किसी तरह की कोई भी बेइज्जती या परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी बात या कोई भी दाग वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया। कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और इसके भरपाई ये ही चुकाएंगी। अब अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा देते हैं। अब जैसे ही अचानक सीमा जी ने यह कहा, आस्था की हालत खराब हो गई और वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मामी जी आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप भला मेरी शादी ऐसे कैसे करवा सकती हैं? अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आप ऐसे कैसे इस तरह की बातें करके मेरी शादी करवा सकती हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए ही आई हूँ। मैं उनकी शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़े ही आई हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा कहकर आस्था बड़ी बुरी तरह से रोने लगी और तब आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में तो आस्था उन्हें पहली नजर में ही भा गई थी और अब आस्था की इस तरह की बातें सुनकर वह काफी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे अरमान को लड़कियों का जॉब करना या फिर किसी भी औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वह किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी डॉक्टर बनना चाहे या ना चाहे, जबकि आस्था डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। इनफैक्ट जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तब से आस्था ने कसम खा ली थी, अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया था कि वह डॉक्टर बनकर रहेगी और अपने गांव में ही अपना एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी या फिर छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करेगी। और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई है, वह किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसे कैसे अचानक से शादी कर सकती थी? उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, केवल डॉक्टर बनना ही उसका इकलौता और मात्र सपना था।
तभी उसकी मामी अचानक से आ गई और एक और छांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ए लड़की, अपने फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो जानती है हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे। वह तेरे मामा को गोली मार देंगे, गोली। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक ये शादी मत कर। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से आस्था को मजबूर करने लगी। वहीं आस्था के आंसू थे कि काफी ज्यादा बह निकले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। लेकिन तभी आलोक जी ने मनोज जी से कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार कर, फटाफट से शादी के मंडप में बिठाओ। जैसे ही आलोक जी यह ऑर्डर देकर वहां से जा चुके थे और अब आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी, तभी अचानक उसके मामा अपने दोनों हाथ जोड़कर आस्था के पास बैठ गए और कहने लगे, आस्था बेटे, अपने मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो प्लीज। अगर तूने आज यह शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी, हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। दोस्तों, प्लीज मेरी यह नई स्टोरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार देंगे और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं कि आपको इसका पहला चैप्टर कैसा लगा।